गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जीके टुडे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। पहले हम जान लेते हैं आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। आईएनएस एंद्रोथ को हम डिस्कस करेंगे। डिफेंस न्यूज में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा प्रोजेक्ट है यह है जिसके तहत इन्हें बनाया जा रहा है। एक रिसेंट ट्राइब अभी न्यूज में जिसका नाम है हो ट्राइब, गवर्नमेंट के साथ इनके डिस्प्यूट हो गए और अभी प्रोटेस्ट कर रही है। क्यों कर रही है उसके बारे में हम जानेंगे। एक टैक्स अभी न्यूज में रहा, मार्केट में आप जाते हो सेम प्रोडक्ट को दो प्राइस में डिवाइड कर दिया है, मेल्स के लिए अलग, फीमेल्स के लिए अलग। और किस टाइप का टैक्स है ये, पिंक टैक्स जिसे कहते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। आईएनएस त्रिकंद अगेन न्यूज में रहा, डिफेंस अपडेट है, कौन से प्रोजेक्ट का ये पार्ट है उस प्रोजेक्ट को याद करेंगे और आईएनएस त्रिकंद की अपडेट लेंगे। नेशनल वुमेन एम्पावरमेंट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई, किसने इसका इनोग्रेशन किया। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस को किसने इनोग्रेट करा। इस टाइप से भी हम देखेंगे। रिसेंटली इंटरनेशनल अपडेट में एक हेडक्वार्टर न्यूज में रहा, इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन, बिकॉज इसकी जो प्रेसिडेंसी थी वो इंडिया के पास थी, उसके बारे में हम जानेंगे। एक प्रोजेक्ट है मिसाल, जिसे किस स्टेट ने लॉन्च करा, किस सेक्टर में है ये, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड रिसेंट एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इनोग्रेशन यहाँ पे हुआ, इंडिया का लार्जेस्ट बन चुका है, जिसका नाम है वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। कहाँ पर है, किसने इनोग्रेट करा, इसके बारे में जानेंगे। नागालैंड का एक फेस्टिवल अभी न्यूज में रहा, कल्चर न्यूज में, इसको हम देखेंगे। एंड स्टेट अपडेट में रिसेंटली एक स्टेट ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल 2025 को इंट्रोड्यूस करा है। उसके लिए जो ड्राफ्ट था उसमें सीरियसली अप्रूवल मिल चुका है इस पर्टिकुलर स्टेट को। एंड किस प्रकार सेंटर से इन्हें ये अप्रूवल मिला और स्टेट का क्या मैटर है उसे हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते। फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट डे के जो करंट अफेयर्स थे उनको रिकॉल कर लेते हैं। क्या कल हमने डिस्कस करा था, याद कर लेते हैं। कल हमने डिस्कस करा था फर्स्ट ऑफ ऑल, विच इज द ओनली स्टेट दैट करंटली हैज एक्टिव बॉर्डर विंग होम गार्ड। BWHG को हमने कल डिस्कस किया था, याद है ना। टोटल 7 स्टेट के पास है, लेकिन एक्टिव केवल राजस्थान में है। द नेक्स्ट वन, which northeastern state capital was connected to the national railway network for the first time with the inauguration of the Berabi-Sairang rail line। ये जो Berabi-Sairang रेल लाइन है, इसका जो इनोग्रेशन है कहाँ पे हुआ और पर्टिकुलर उस कैपिटल को इंडियन रेलवे से यहाँ पे कनेक्ट किया गया, एंड दैट इज आइजॉल, दैट इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम। ठीक है, और इससे पहले 3 कैपिटल को ऑलरेडी जोड़ा जा चुका है नॉर्थ ईस्ट स्टेट से, और ये चौथी बन चुकी है, 4th बन चुकी है। द नेक्स्ट वन, रिसेंटली टेंटेटिव लिस्ट यूनेस्को की न्यूज में रही, बिकॉज नेक्स्ट ईयर साउथ कोरिया होस्ट करेगा द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। इंडिया से कौन सी साइट आनी चाहिए उसके लिए डिसीजन अभी से चल रहे हैं। टेंटेटिव लिस्ट में यहाँ पर पहुंच चुका है एरामट्टी, दिबालू एंड तिरुमाला हिल्स। कहाँ से है ये, आंध्र प्रदेश से एसोसिएटेड है। कल हमने इसे अच्छे से डिस्कस किया था, नहीं देखा है तो अब देख लीजिए। स्टार मिसाइल किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे डेवलप करा, एंड दैट इज DRDO। टिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हमने देखा था, कहाँ पर है, पोचिंग के कारण न्यूज में रहा था, महाराष्ट्र में है। एंड ज्ञान भारतम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ एंड एक पोर्टल को लॉन्च किया गया था, नाम क्या था, ज्ञान भारतम पोर्टल। द नेक्स्ट वन, 5th कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट किस इंडियन सिटी ने इसे होस्ट करा था, एंड दैट इज चेन्नई ने इसे होस्ट करा था, द महानगरीय मेट्रोपॉलिटन सिटी, दैट इज द चेन्नई। एंड विच मोबाइल प्लेटफॉर्म वाज यूज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर टू सेंड AI बेस्ड मॉनसून फॉरकास्ट टू फार्मर। SMS किया गवर्नमेंट ने हमारे किसान को, इसके लिए पोर्टल यूज करा एम किसान। ठीक है, एंड आयुर्वेदा डे 23 सितंबर गोवा इसे होस्ट करता नजर आएगा। अमृत सरोवर मिशन किस नेशनल इनिशिएटिव का पार्ट है, आज़ादी का अमृत महोत्सव का यह पार्ट है, जिसे 2021 में मार्च में लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए। सह्याद्री टाइगर रिजर्व ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है। बैक टू द सेशन, स्टार्ट करते हैं। Which tax term refer to the extra cost charged for products marketed to women compared to similar products for men? मार्केट में कंपनीज ने ये जो डिफरेंस चला हुआ है, एक फेस वॉश को आप लेने जाओगे या कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट, तो मेल और फीमेल के लिए जो प्राइस है वो यहाँ पर डिफरेंट है। जिस टाइप का ये जो टैक्स है कंपनीज हमसे इनडायरेक्टली वसूल रही है, इस टैक्स को कहा जाता है द पिंक टैक्स। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। एंड द थिंग इज, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कानून में पिंक टैक्स के बारे में ऑफिशियली कुछ भी नहीं है। रिसेंटली उपभोक्ता, कंज्यूमर, उनकी कंप्लेंट्स को देखने वाली जो एपेक्स बॉडी है हमारे पास, दैट इज द NCDRC, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन।
इन्होंने रिसेंटली पिंक टैक्स पर अपना ध्यान दिया। एनसीडीआरसी रिसेंटली इन्होंने इंडियन कंपनीज को ऐसे आदेश दिए हैं, गाइडलाइन जारी करी है कि आप लोगों को फेयर प्राइस सिस्टम को यहाँ पर फिक्स करना होगा। जो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन आप कर रहे हो प्राइस का, इसे ख़त्म कीजिए। जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगा, एंड दैट्स वाई यहाँ पर एनसीडीआरसी की गाइडलाइन के कारण पिंक टैक्स अभी न्यूज़ में रहा। अच्छा, इंडिया के पास ये पिंक टैक्स का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? प्लीज़ नोट, जो ब्रिटेन है उन्होंने हमें पिंक टैक्स का कॉन्सेप्ट नहीं दिया है। ओरिजिनली पिंक टैक्स कैलिफोर्निया 1994 में ओरिजिनेट हुआ था। सो कैलिफोर्निया यानी अमेरिका, वहाँ से ये इंडिया पहुँच चुका। द पिंक टैक्स कंपनीज के थ्रू वेरियस प्रोडक्ट पर लगता है और प्राइस यहाँ पर गैप आ जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के साथ कुछ एक दो अपडेट्स में डिस्कस करूँगी जो एनसीडीआरसी से रिलेटेड है, ज़्यादा एंटरटेन नहीं करेंगे हम यहाँ पर। एनसीडीआरसी एग्जाम का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू एनटीपीसी ने पूछा था इस क्वेश्चन को, एंड द क्वेश्चन इज कि नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। इस क्वेश्चन के साथ दो चीज़ें हमने लर्न करी। फर्स्ट कि 1988 में तो इसे बनाया गया है, एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 के तहत इसे बनाया गया है, एंड नाउ इस 1986 को भी रिप्लेस कर दिया गया 2019 के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के साथ। ठीक है, दो चीज़ें ध्यान रख लेना, 1988 और ये दोनों एक्ट, और रिप्लेस बाय 2019। द सेकेंड थिंग, कौन एनसीडीआरसी को यहाँ पर जज करता है, प्रेसिडेंट कौन होते हैं? सो प्लीज़ नोट, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं या फिर सिटिंग हाई कोर्ट के जज यहाँ पर होते हैं। जिनका अभी टर्म चल रहा है वो एनसीडीआरसी को यहाँ पर प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, एक थिंग, एनसीआरसी का यहाँ पर जो सेक्टर है यानी जितनी भी कंप्लेन है किस एरिया तक यह देखती है। सो यहाँ पर 2019 का जो अमेंडमेंट आया था, जो एक्ट यहाँ पर हुआ 2019 का एक्ट जिसने 1986 एक्ट को रिप्लेस करा, उसके तहत एनसीडीआरसी केवल उन कंप्लेंट्स को एंटरटेन करेगी जो 10 करोड़ से ऊपर है। ठीक है, बस पहले ये 1 करोड़ से ऊपर वाली कंप्लेंट्स को एंटरटेन करती थी, बट नाउ 2019 के एक्ट से 10 करोड़ से ऊपर के मामले कौन देखेगा? एनसीडीआरसी। 1 करोड़ तक के मामले डिस्ट्रिक्ट देखेगा, 10 करोड़ तक के मामले स्टेट कमीशन देखेगी, और उससे ऊपर एनसीडीआरसी का सब्जेक्ट है ये है। ठीक है, नाउ हम आगे बढ़ेंगे, कुछ टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे जो हाल ही फिलहाल में न्यूज़ में है। जैसे लाइक अभी जीएसटी की जो टैक्स रेट है वो अबॉलिश हुई थी, कौन कौन सी हुई थी याद है? दे आर 12% एंड 28% को यहाँ पे हटाया गया, 5%, 18% और 40% यहाँ पर चल रही है। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट फेसलेस एडजुडिकेशन अंडर स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स, और इसे रिसेंटली केरला ने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करा है, फेसलेस एडजुडिकेशन जीएसटी के तहत। इनकम टैक्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 24 जुलाई को। जीएसटी डे 1 जुलाई को। सो 1 जुलाई इज द आंसर। एंड द रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स स्कीम किस डिपार्टमेंट का पार्ट है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का यह पार्ट है। CBIC, the Central Board of Indirect Taxes and Custom, comes under which government department? And that is Department of Revenue का ही ये पार्ट है। Which state government has announced property tax exemption for House of India Defence Forces personnel within ग्राम पंचायत लिमिट? और ये जो इनिशिएटिव आंध्र प्रदेश की तरफ से आया, ठीक है, टैक्स यहाँ पर एग्जेम्पशन है फॉर दी मिलिट्री विथ इन ग्राम पंचायत लिमिट। चलिए आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट वन। यहाँ पे सेकेंड अपडेट आज हम देखेंगे दी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था इंडिया में? 1972 में, और उस एक्ट में अभी रिसेंटली एक स्टेट ने यहाँ पर अमेंडमेंट कर दिया है, उसके बारे में हम जानेंगे। क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड द ड्राफ्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल 225। बेसिकली अमेंडमेंट है, संशोधन है, टू एड्रेस राइजिंग ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। सो यहाँ पर एक राज्य है, दैट राज्य इज केरला। वहाँ पर जो वाइल्ड एनिमल है उनका ह्यूमन पर जो अटैक है वो काफ़ी बढ़ रहा है, एंड दैट्स वाई यहाँ पर इन लोगों ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में एक अमेंडमेंट कर दिया है। बेसिकली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट का जो रोल है वो तो सेंटर करता है, लेकिन यहाँ पर स्टेट्स के पास भी कुछ पावर है, और उस पावर को यूज़ करके केरला ने रिसेंटली यहाँ पर एक ड्राफ्ट को अप्रूव करा, जो केरला का जो लेजिस्लेचर है वहाँ पर फुल्ली पास हो चुका है और इसे अप्रूवल दिया जा चुका है और बिल बन चुका है ये है। सो यहाँ पर इस बिल के तहत किया क्या जाएगा? जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है वो ऐसे वाइल्ड एनिमल जो काफ़ी हानिकारक है, हार्मफुल है ह्यूमंस के लिए, उन्हें मारने के आदेश देंगे। एनिमल थ्रेटनिंग ह्यूमंस इन रेजिडेंशियल एरिया। सो
पहले सेंटर के पास ये रोल था, सेंटर ही अप्रूवल देता था कि कौन से एनिमल्स को यहाँ पर किल किया जाएगा या हंटिंग की जाएगी, बट यहाँ पर सेंटर के पास बहुत सारा काम है, स्टेट ने खुद ही यहाँ पर इस मैटर को सॉल्व कर लिया, अपने लेजिस्लेचर में इसके लिए बिल को पास करवा दिया, एंड दैट इज़ द ओनली स्टेट केरला। इंडिया का पहला स्टेट लेवल अमेंडमेंट है ये, और इसका मेन गोल क्या रहा, सेंट्रल वाइल्ड लाइफ एक्ट में अमेंडमेंट करना। यूनियन गवर्नमेंट का जो प्रोसीजर है वो काफ़ी लॉन्ग होने वाला है, केरला के पास इतना टाइम नहीं है, दैट्स वाई इन लोगों ने खुद से इस बिल को यहाँ पर पास करवा लिया है। यहाँ पे इस क्वेश्चन के साथ हम क्या देखेंगे उस बात को समझिए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन से क्लियर 1972 में आया था। इंडिया में जो टाइगर रिजर्व है, जो अथॉरिटी है टाइगर को बनाने के लिए, वो सब इस एक्ट के तहत ही यहाँ पर आई थी। सो यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ है उनको हंटिंग और किलिंग वो कौन से शेड्यूल में मेंशन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट थिंग ध्यान रखिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसके टोटल 6 शेड्यूल है। कितने शेड्यूल है? 6। ज़्यादा एंटरटेन इस क्वेश्चन को हम नहीं करेंगे, बस उन 6 शेड्यूल्स को जान लीजिए, बस इतना डिस्कस करना है। शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2 है जो एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड कराता है, जो कि हाईली इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो IUCN स्टेटस है पर्टिकुलर एनिमल का, वो सब शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में आती है। देन शेड्यूल 3 एंड शेड्यूल 4 में जो पेनल्टीज़ है वो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 की कंपैरिजन में बहुत कम है। और यहाँ पर शेड्यूल 5 है और शेड्यूल 6 है, कौन से एनिमल को हंट किया जा सकता है और जो भी पेनल्टी वगैरह है। सो यहाँ पर शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर इन दोनों शेड्यूल में वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन दिया गया है जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है या फिर डेंजर्ड है। इस थिंग को आप ध्यान रख लेना, शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। सो यहाँ पर इस लाइन को द शेड्यूल 1 एंड 2 एग्जाम में क्वेश्चन आया था, आपको एग्जाम्पल में गिवन था, घड़ियाल गिवन था, वाइल्ड बफेलो गिवन था, और आपको बताना था कि क्या किस शेड्यूल में ये लोग मेंशन है। सो घड़ियाल क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है, वाइल्ड बफेलो इंडेंजर्ड में है। सो ये दोनों शेड्यूल 1 में आते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। सो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं पर्टिकुलर क्वेश्चन से। ओवरऑल जंगली जानवरों से निपटने के लिए केरला ने खुद यहाँ पर निर्णय लिया और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल को यहाँ पर पास किया, दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा। चलिए आगे बढ़ते, कुछ क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे जो वाइल्ड लाइफ से एसोसिएटेड है। हाल फिलहाल में स्टम से रिलेटेड कुछ जो भी हमें दिखेगा। येची रामलिंग घाट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी किस स्टेट का पार्ट है? महाराष्ट्र का यह पार्ट है। डिब्रूगढ़ कहाँ पर है? उड़ीसा में। पोबितोरा ये कल भी हमने डिस्कस करे थे, असम में है। नाहरगढ़ राजस्थान में है। देवरीगढ़ ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। शेट्टीहल्ली वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी कर्नाटका में है। एंड विच इज द थर्ड स्टेट ऑफ द केरला एंड कर्नाटका टू इम्प्लीमेंट हॉक, और ये बन चुका है तमिलनाडु। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन। INS Androth is an anti-submarine warfare shallow watercraft built by which shipyard? So एक prestigious project को हम यहाँ पर देख रहे हैं जो associated है मिलिट्री से, डिफेंस अपडेट है, एंड दैट इज अबाउट INS Androth। अभी न्यूज़ में क्यों रहा, पहले इसकी अपडेट हम देख लेते। इंडियन नेवी ने अभी रिसेंटली INS Androth को रिसीव करा है, जो कि एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटरक्राफ्ट है, और एंड्रोथ आइलैंड पर इसका नाम रखा गया है। एंड्रोथ आइलैंड ये कहाँ का पार्ट है, इसको भी ध्यान रख लेना। लक्षद्वीप का आइलैंड है दी एंड्रोथ आइलैंड, और इसके नाम पर INS Androth का नाम रखा गया है, ठीक है। INS Androth एक प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट का पार्ट है। उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? ASWSWC प्रोजेक्ट 2019। सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2014 में यहाँ पर कुछ अपडेट दिया था कि टोटल 16 ASW टाइप की जो कॉवेट है वो यहाँ पर बनानी है। 16 को भी 2 पार्ट में इन लोगों ने डिवाइड कर दिया, 8 और 8। जो अदर 8 है वो GRSC बनाएगा, कोलकाता बेस्ड गार्डन रिच शिप बिल्डर, और बाकी 8 को कोचिन बनाएगा, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। और रिसेंटली इन 8 में से जो दूसरी है दी INS Androth, इसे रिसेंटली GRSE ने कोलकाता और इसे लॉन्च करा, दैट्स वाई यह न्यूज़ मेरा इंडियन नेवी में ये कमीशन कर दी गई है, ठीक है। 77 मीटर वेसल है, सबमरीन डिटेक्शन, कोस्टल सर्वेलेंस, इन सब में यह हेल्प करेगी। इस क्वेश्चन के साथ हमने क्या सीखा? ASWSWC प्रोजेक्ट को देखा, इंडिया में कॉविट को बनाना है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटरक्राफ्ट है ये है, टोटल 16 बनानी है, 2 लोग मिलकर बना रहे हैं, कौन कौन है? गार्डन रिच और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। और इससे पहले जो एक ऑलरेडी गार्डन जो GRSE है, गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स, वो दे चुका है, उसका नाम क्या है? एंड दैट इज द INS अर्नाला क्लास। सो ध्यान रख लेना, ये सब वैसे INS
अर्नाला क्लास का ही पार्ट है, और जो पहली आई थी वो अर्नाला उसका नाम था। एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था अर्नाला से रिलेटेड कि अर्नाला समझ पा रहे हैं ना आप, जैसे INS एंद्रोथ सेकेंड है, वैसे ही GRSE का जो फर्स्ट ASW था वो अर्नाला था। अब अर्नाला का नाम किस पे रखा गया, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। सो एक फोर्ट के नाम पे रखा गया था अर्नाला का नाम, जो कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है। तमिलनाडु ऐसे ऑप्शन में गिवन था, तमिलनाडु में नहीं है। कहाँ पर लोकेटेड है, महाराष्ट्र में। और इसे सम अभी 2025 के जून में ही जो नेवी है वहाँ पे कमीशन कर दिया गया था। दैट्स ऑल, ठीक है। सो करंट अफेयर्स में हमने थर्ड प्रोजेक्ट डिस्कस करा है जो इस टाइप की INS से रिलेटेड। हमने इससे पहले प्रोजेक्ट 17 को डिस्कस करा था, एक वो तलवार क्लास से रिलेटेड कुछ 6 जो 10 फ्रिगेट थी रशिया और इंडिया ने बनाया था, हमने वो डिस्कस करा था। नाउ हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पर ASW SWC प्रोजेक्ट 2019, 16 टोटल बनानी है, 2 लोगों को मिला है, GRSE कोचिन, और GRSE को जितनी मिली है उन सब के नाम आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। अर्नाला आ चुका है, एंद्रोथ को भी आ चुका है, और बाकी ये अनिनिया, अक्षय, अजय, अजिकल, दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन, द हो ट्राइब इज मोस्टली कंसंट्रेटेड इन विच रीजन। सो हो ट्राइब अभी न्यूज में रहे, किस रीजन में ये पाए जाते हैं। गवर्नमेंट के अगेंस्ट में इन लोगों ने प्रोटेस्ट करा है। प्लीज नोट, झारखंड का कोल्हान रीजन है, यहाँ पे ये लोग रहते हैं। सो प्लीज नोट, एक टाइप का ऑस्ट्रो एशियाटिक मुंडा एथनिक ग्रुप है। इंडिया से ऑस्ट्रो एशियाटिक मुंडा एथनिक ग्रुप कौन कौन सी ट्राइब है, हो ट्राइब में उनका नाम आएगा। हो ट्राइब, हो का मीनिंग होता है मानव, अपनी लैंग्वेज में हो को ये मानव कहते हैं। और कहाँ से ये पाए जाते हैं, झारखंड से रिलेट करते हैं। अच्छा, रिसेंटली न्यूज में क्यों रहे, बिकॉज इनका एक ट्रेडिशन है, सिस्टम है, दैट इज मांकी मुंडा सिस्टम। इसके कारण यह लोग अभी न्यूज में रहे। गवर्नमेंट इस सिस्टम में इंटरफेयर कर रही है, दखल कर रही है, एंड दैट्स व्हाई इन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, और इसलिए इन लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया झारखंड में। सो ये सिस्टम में होता क्या है, सो बेसिकली जिस प्रकार एक विलेज में, गाँव में सरपंच होते हैं, वैसे ही इनके पास मुंडा होते हैं जो विलेज लेवल डिस्प्यूट को यहाँ पर रिजॉल्व करते हैं। जबकि जो मांकी है वो ग्रुप ऑफ विलेजेस के जितने भी अनरिजॉल्व इश्यूज है उनको देखते हैं, ठीक है। सो मुंडा ग्राम लेवल पर, मांकी जो ग्रुप ऑफ विलेजेस है उन सबको लीड करते हैं लोगों की समस्याओं को सुलझाने में। सो एक सेल्फ गवर्निंग सिस्टम है, लैंड और रेवेन्यू का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और कोई भी टैक्स एक्सटर्नल कंट्रोल इसमें देखने को नहीं मिलता। बट गवर्नमेंट का रिसेंट यहाँ पर दखल देखने को मिला था मुंडा मांकी गवर्नेंस सिस्टम में, जो रिलेटेड है झारखंड के वेस्ट सिंह भूमि में कोल्हान रीजन में पाए जाने वाले हो ट्राइब से, एंड दैट्स व्हाई ये लोग न्यूज में आ गए, ठीक है। हो ट्राइब, इनको अदर नेम से भी यहाँ पर जाना जाता है, जस्ट लाइक होडोको, होरो, हो, इनके अपनी लैंग्वेज पे इनके अलग अलग नाम है, ठीक है। क्लियर हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन। INS Trikand that was recently seen in news belongs to which class of Indian Navy warship? INS Trikand आ चुकी है, एक टाइप की फ्रिगेट है ये, जो लास्ट हमने डिस्कस करा था एद्रोथ वो कॉर्वेट थी, और यह क्या है, फ्रिगेट है। सो INS Trikand और इंडियन नेवी वॉरशिप रिसेंटली न्यूज में क्यों रही, बिकॉज ये पहुंची है एक एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने। इंडिया एंड ग्रीस में चल रहा है द फर्स्ट बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज। कहाँ पर चल रहा है, ग्रीस में सलामिस बे है, और यहाँ पर इस बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज को करवाया जा रहा है बिटवीन इंडिया एंड ग्रीस, और पहली बार यह हो रहा है। इंडिया की तरफ से लीड कर रहा है INS त्रिकंद। INS त्रिकंद एक तलवार क्लास फ्रिगेट है, रशिया ने इसे बनाया था, और कमीशन हुआ था ये 2013 में इंडियन नेवी में। एग्जैक्टली जो वेस्टर्न फ्लीट ऑफ द इंडियन नेवीज है, वेस्टर्न नेवल कमांड इन मुंबई, इसका पार्ट है द INS त्रिकंद। सो INS त्रिकंद से जो क्वेश्चन बन सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ज्वाइंट वेंचर रहा ये रशिया एंड इंडिया के बिटवीन। किस क्लास का ये पार्ट है, तलवार क्लास फ्रिगेट का यह पार्ट है। कब इंडियन नेवी में से कमीशन किया गया था, 2013 में। क्या इसके लिए कोई प्रोजेक्ट है, यस, द प्रोजेक्ट इज क्रिविक क्लास फ्रिगेट या प्रोजेक्ट 1135.6। होप ये प्रोजेक्ट आपको यहाँ पर याद आ चुका है। 10 जो फ्रिगेट है इस प्रोजेक्ट के तहत बनी थी इंडिया एंड रशिया के बिटवीन। 2016 में रिन्यू हुआ था, 4 फ्रिगेट और आ गई थी, 6 फ्रिगेट पहले ही बन चुकी थी, हमने काफ़ी बार डिस्कस भी करा है। किसी को याद है तो देन प्लीज़ मेंशन दैट इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे इंडियन नेवल शिप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम रिवाइज करेंगे जो हाल ही फिलहाल में न्यूज़ में रहे। सो एक्सरसाइज ब्राइट स्टार अभी रिसेंटली इजिप्ट ने होस्ट किया था, इसे यूएस के साथ मिलकर। इंडिया की तरफ से कौन सा INS पहुंचा था, सेम पहुंचा था INS त्रिकंद, तलवार क्लास का, काफी इंपॉर्टेंट ये हो चुका है। सिम्बैक्स हमें देखने को मिला सिंगापुर इंडिया के बिटवीन, यहाँ पर कौन पहुंचा था, एंड दैट इज INS सतपुरा यहाँ पर पहुंचा था। INS का नाम आपसे पूछा जा रहा है जिसने रिसेंटली पैसेज एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करा यूके के साथ नॉर्थ अरेबियन सी में, एंड दैट इज INS तबर।
आईएनएस का नाम आपसे पूछा जा रहा है जिसने रिसेंटली इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया था, एंड दैट इज आईएनएस किल्टन। आईएनएस का नाम आपसे पूछा जा रहा है जिसने रिसेंटली एचएडीआर एक्सरसाइज जो मालदीव्स में हुई थी यहाँ पर पार्टिसिपेट करा था, आईएनएस शारदा। आईएनएस का नाम जो मॉरिशस में पहुंचा 57th मॉरिशस नेशनल डे सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करने, एंड दैट इज आईएनएस इम्फाल। आईएनएस का नाम जो पार्टिसिपेट करने पहुंचा 4th एडिशन में मल्टीनेशनल एक्सरसाइज दैट इज ला पेरोज, और यहाँ पर पहुंचा था आईएनएस मुंबई। सो डिफरेंट आईएनएस एंड उनसे रिलेटेड करंट अफेयर हमने यहाँ पर देख लिया। आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन। वेयर वॉज द नेशनल वुमेन एम्पावरमेंट कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड? सो रिसेंटली ये कॉन्फ्रेंस वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कहाँ पर हुई, किसने इसे इनोग्रेट करा? 18th लोकसभा के जो स्पीकर है श्री ओम बिरला जी, उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस का इनोग्रेशन रिसेंटली आंध्र प्रदेश में किया। 2 डे का ये कॉन्फ्रेंस था वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए, तिरुपति में इसे होस्ट किया गया आंध्र प्रदेश के द्वारा। सो यहाँ पर किस किस गोल पर फोकस किया गया? फर्स्ट थिंग, अ लॉ फॉर 33% रिजर्वेशन इन लेजिस्लेचर, इस पर फोकस किया गया। विमेंस की डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ को बूस्ट करना है। एंड तिरुपति रेजोल्यूशन यहाँ का फाइनल रिजल्ट रहा। सो तिरुपति रेजोल्यूशन ये कहाँ से एसोसिएटेड है, किस कॉन्फ्रेंस का पार्ट है? नेशनल वुमेन एम्पावरमेंट कॉन्फ्रेंस में तिरुपति रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया 2025 में विमेन एम्पावरमेंट के लिए, अलाइन करता है 2047 के डेवलप्ड इंडिया गोल के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। सो वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन लोकेटेड? सो आईईसी इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में इनका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। रिसेंटली न्यूज़ में रहा बिकॉज 89th जनरल मीटिंग यहाँ पर हुई और उसके लिए जो होस्ट है वो इंडिया है और न्यू दिल्ली में इसे होस्ट किया जा रहा है। 15th सितंबर से 19th तक ये चलेगी। दैट्स वाई काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुकी है करंट अफेयर के पर्पज से। इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन, ठीक है, कब इसे फाउंड किया गया था? जेनेवा स्विट्जरलैंड में, जिसका हेडक्वार्टर है। 1906 में इसे फाउंड किया गया था। बेसिकली ग्लोबल लेवल पर कोऑपरेशन को बूस्ट करना इलेक्ट्रोटेक्निकल फील्ड में, उसके लिए इसे बनाया गया सो दैट एक स्टैंडर्ड को सेट किया जा सके। इससे पहले इंडिया ऑलरेडी इस टाइप की जो जनरल मीटिंग है उसे होस्ट कर चुका है 1960 में, 1997 में, 2013 में, नाउ 2025 में न्यू दिल्ली में इंडिया ने इसे होस्ट करा। ओरिजिनली हेडक्वार्टर जिनेवा में है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज के लिए स्टैंडर्ड को सेट करना यह इसका गोल है। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द मिसाल प्रोजेक्ट टू फॉस्टर लीडरशिप क्वालिटीज अमॉन्ग ट्राइबल यूथ? सो यहाँ पर ट्राइबल यूथ में, आदिवासी युवाओं में लीडरशिप को प्रमोट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने मिसाल प्रोजेक्ट को लॉन्च कराया। सो मिसाल प्रोजेक्ट यह एसोसिएटेड है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश का हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने लॉन्च करा है द मिसाल प्रोजेक्ट सो दैट ट्राइबल यूथ में लीडरशिप को यहाँ पे डेवलप किया जा सके। इसको इनोग्रेट करा है मध्य प्रदेश के गवर्नर दैट इज मंगूभाई पटेल ने। सो इनका नाम ध्यान रख लेना, जिसने मिसाल प्रोजेक्ट को इनोग्रेट करा है। कोलैब करा है इन्होंने गुजरात के साथ। इस प्रोजेक्ट में वर्कशॉप, ट्रेनिंग, कम्युनिटी एक्टिविटी, इन सबको करवाया जाएगा ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए मध्य प्रदेश में, और स्टूडेंट्स को लोकल चैलेंजेस, सॉल्यूशन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर्विस, एथिकल लीडरशिप, इन सब से यहाँ पर रूबरू करवाया जाएगा। ठीक है, आइडेंटिफाई किया जाएगा इन सारे सॉल्यूशन से, चैलेंजेस से ट्राइबल ग्रुप के बिटवीन। होप क्लियर हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं द नेक्स्ट वन। वेयर वॉज इंडियाज लार्जेस्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स द वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इनोग्रेटेड? भारत के सबसे बड़े खेल परिसर का नाम, जिसका नाम है वीर सावरकर खेल परिसर, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया रिसेंटली? प्लीज नोट, इंडिया का लार्जेस्ट है और गुजरात के अहमदाबाद में इसको रिसेंटली स्टार्ट किया गया। इसका जो इनोग्रेशन है वो यहाँ पे हुआ। इंडिया का लार्जेस्ट है, नारायणपुर अहमदाबाद में लोकेटेड है और 825 करोड़ रुपए का खर्चा आया है इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को बनाने में। अहमदाबाद, यहाँ पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी लोकेटेड है, जिसे पहले मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। एंड नाउ अपकमिंग यहाँ पर आने वाला था सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, और की स्पोर्ट्स हब हमें यहाँ पर देखने को मिले अहमदाबाद में, वीर सावरकर, नरेंद्र मोदी एंड अपकमिंग सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ये जो सिटी है 2029 के वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स को होस्ट करते नजर आएगी। 2036 में जो ओलंपिक्स बिड हमने लगा रखी है 13 इंटरनेशनल टूर्नामेंट के साथ, उन सबको यहाँ पर अहमदाबाद में होस्ट करने की प्लानिंग चल रही है। दैट्स वाई अहमदाबाद में जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है इनका जो एक्सटेंशन है वो किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, which festival from Nagaland won the Silver Banyan Award for the Best Culture, Music and Dance in September 2025? नागालैंड का एक फेस्टिवल जो उनका स्टेट फेस्टिवल है द हॉर्नबिल फेस्टिवल, एंड रिसेंटली
इस फेस्टिवल को इस अवार्ड से ऑनर मिला, द सिल्वर बैनियन अवार्ड फॉर बेस्ट कल्चर, म्यूजिक एंड डांस। सो द वीक हेरिटेज अवार्ड है ये। रिसेंटली यहाँ पर नागालैंड के हॉर्नबिल फेस्टिवल को इस अवार्ड से इस कैटेगरी में ये दिया गया। सेरेमनी न्यू दिल्ली में हुई थी विद द जॉइंट रेजिडेंट कमिश्नर ऑफ नागालैंड हाउस। यह यहाँ पर पहुँचे थे इस अवार्ड को एक्सेप्ट करने। ओवरऑल फेस्टिवल का सिग्निफिकेंस यहाँ पे शो किया गया, किस प्रकार नागालैंड अपने म्यूजिक को यहाँ पे प्रमोट कर रहा है। ठीक है, सो फेस्टिवल है, जस्ट अवार्ड मिला। कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे देख रहे हैं जो फेस्टिवल से एसोसिएटेड है। एंड सनराइज फेस्टिवल किस इंडियन स्टेट ने यहाँ पे होस्ट करा? अरुणाचल प्रदेश ने। द करम फेस्टिवल September 3 को ऑब्जर्व किया जाता है। डेज में अभी रिसेंटली 16 सितंबर को ओजोन डे गया है, 15 सितंबर को इंजीनियर डे गया है। बतुकम्मा फ्लोरल फेस्टिवल इसे तेलंगाना ऑब्जर्व करता है। मिलापट फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का है। संवत्सरी डे जैन से एसोसिएटेड है। तमाबत फेस्टिवल महाराष्ट्र के नागपुर में बनाया गया। एंड गणेशोत्सव महाराष्ट्र ने इसे स्टेट फेस्टिवल यहाँ पे डिक्लेयर किया। ठीक है, सो आज इस सेशन को हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। एंड आज के जो क्विज के क्वेश्चन है, सो रिसेंट स्टेट अपडेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको शो कर रही हूँ, बस इनका आंसर आप प्रोवाइड कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर।